स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप अधिकतर आप लोगों का पूछना होता है कि अगर आप 13(1) में जाते हैं, मतलब अगर आप एक तरफा अगर आप तलाक का केस कर रहे हैं तो उसमें तलाक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और दूसरी चीज, आप अगर क्रुएल्टी के बेस में जाते हैं तो क्रुएल्टी किस तरीके से साबित करनी है। यहाँ पर आपका एक चीज और हम आपको क्लियर करेंगे कि अगर पारिवारिक विवाद जब भी होता है कोई भी, या आप अगर पारिवारिक संबंधित किसी केस को करते हैं, या फिर अगर आप डाइवोर्स का ही केस कर रहे हैं, अब इसमें जो गवाह वगैरह हैं वो आपके घर के हैं, तो क्या उनकी गवाही मान्य होगी, और अगर उनकी गवाही मान्य भी है तो उस पर कितना ध्यान कोर्ट देती है, उस पर कितना ज्यादा फोकस करती है कोर्ट। इस तरह की सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएं कि अभी एक कंटेस्टेड डाइवोर्स का ही मामला था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और वो था कि पति जाता है क्रुएल्टी के बेस पर, वो कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करता है, एक तरफा तलाक का केस दायर करता है। क्रुएल्टी वो किस पॉइंट को बनाता है, किस बात को बनाता है, पत्नी जो है वो अपने पति को उसी कमरे में नहीं रहने देती जिस कमरे में वो रहती है। पत्नी हर बार उससे ये कहती है कि अगर वो उसी कमरे में उसके साथ ही आकर के रहेगा, सोएगा, तो वो आत्महत्या कर लेगी। तो ये भी एक क्रुएल्टी ही मानी जाएगी, और इसे क्रुएल्टी माना, कोर्ट ने भी इसे क्रुएल्टी माना है कि अगर पत्नी अपने पति को अपने साथ रहने से मना करती है, एक साथ एक कमरे में रहने से अगर मना करती है, तो ये क्रुएल्टी माना जाएगा। लेकिन इस बात को हम पूरा क्लियर करते हैं कि कहाँ, कब, कैसे, क्या हुआ। क्या लोअर कोर्ट ने पति की इस बात को माना? क्या लोअर कोर्ट से उसे डाइवोर्स मिल गया या नहीं मिला? लोअर कोर्ट में क्या कार्यवाही हुई? इसके बाद अगर जो गवाह थे उन पर किस तरीके से कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया, इस तरह की सारी चीजों के बारे में जब हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं जो कि क्लियर हो जाएंगी। पति ने डाइवोर्स का जो केस फाइल किया था उसमें क्रुएल्टी को मुद्दा बनाया था, और क्रुएल्टी भी इस बात की थी कि पत्नी उसके साथ रहने से इनकार करती थी। पति की ये दूसरी शादी थी, मैरिज जो थी वो दूसरी थी, जबकि पत्नी की फर्स्ट मैरिज थी। पति का जो पहला डाइवोर्स हुआ था, पहली वाइफ से जो डाइवोर्स हुआ था, वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स था, मतलब दोनों की आपसी सहमति से डाइवोर्स हुआ था। उसमें किसी तरह का कहीं भी कोई आपराधिक विवाद नहीं था, पत्नी की तरफ से कोई भी कहीं केस नहीं किया गया था। ये चीजें जाननी आपके लिए इसलिए जरूरी है कि हर जगह फैक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए वो आपके केस में वो अप्लाई की जा सकती हैं। पति की दूसरी मैरिज, सेकंड मैरिज, लेकिन पत्नी की फर्स्ट मैरिज थी। पति की जो फर्स्ट मैरिज थी उससे जो डाइवोर्स हुआ था वो आपसी सहमति से हुआ था, म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था। अब ये जब इसकी सेकंड मैरिज होती है पति की, तो कुछ समय तक 3-4 महीने तक सब सही चलता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद से पत्नी जो है वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने लगती है। और इसके बाद एक समय बाद स्थिति ये आती है कि एक ही घर में रहते हुए भी पति और पत्नी दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। और पत्नी ने साफ ये कहा कि अगर वो इस कमरे में आता है, अगर वो उसके साथ रहने आता है, तो पत्नी आत्महत्या कर लेगी। यहाँ पर कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने यहाँ पर माना कि पत्नी द्वारा पति को बिना किसी कारण के साथ न रहने देना, उसे वैवाहिक दायित्वों से अलग करना था, उसे वैवाहिक सुखों से वंचित करना था, और ये क्रुएल्टी है। जो गवाही हुई थी इसमें वो पति के साइड से, मतलब पति ने ही तलाक का केस दायर किया था, और इसमें जो गवाही हुई थी वो हस्बैंड के जो फादर हैं उनके साइड से हुई थी। लड़का जो है उनके फादर ने गवाही दी थी। जब ये मामला लोअर कोर्ट में चल रहा था तो लोअर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए खारिज किया कि पति के द्वारा कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया गया है जो उसके द्वारा जो क्रुएल्टी का केस किया जा रहा है, क्रुएल्टी को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसे साबित कर सके, उसे स्पष्ट कर सके। और पति के द्वारा जो गवाही कराई गई है वो भी पिता की ही कराई गई है। पिता की सद्भावना होगी अपने बेटे के साथ, और इस वजह से पिता वही कहेंगे जो उनका बेटा कह रहा है। मतलब बाद में जो तलाक का जो केस दायर किया गया है उसमें जो मुद्दा बनाया गया है वो सेम चीजें उनके पिता के द्वारा भी कही जा रही हैं, क्योंकि बेटे और पुत्र का सद्भावना पूर्वक एक रिश्ता है, एक रिलेशन ऐसा है जिसमें पिता कभी भी अपने पुत्र की बातों से अलग नहीं जाएगा। और ये कहते हुए लोअर कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। जैसा कि होता है कि अगर आप एक पक्षी
तलाक के केस में जाते हैं तो उसमें जल्दी आप क्रुएल्टी को साबित ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप क्रुएल्टी के बेस पे जा रहे हैं, जो लड़का है उसके पास एकमात्र मुद्दा यही बचता है क्रुएल्टी का मैक्सिमम करके मामलों में, तो अगर आप क्रुएल्टी के बेस पर जा रहे हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है इस तरह की चीजों में, क्योंकि आप क्रुएल्टी को साबित नहीं कर पाते। पति की जब याचिका खारिज होती है तो पति हाईकोर्ट का रुख करता है, पति हाईकोर्ट जाता है और इसमें हाईकोर्ट के द्वारा जब इस पूरे मामलों पे संज्ञान लिया गया तो हाईकोर्ट ने ये पाया कि पत्नी ने बिना किसी कारण के पति को अपने वैवाहिक सुखों से वंचित कर रखा है। पत्नी अगर उसे साथ नहीं रहने देना नहीं देने उसे उसके साथ नहीं वो रख रही है, नहीं वो रह पा रहा है, साथ में एक कमरे में वो दोनों नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब है कि पत्नी उसके साथ क्रुएल्टी कर रही है और ये सफिशिएंट होगा डाइवोर्स के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में विचाराधीन घटनाएं पक्षों के बीच उनके घर की चारदीवारी के भीतर होती हैं। मतलब जो भी वैवाहिक घटनाएं हैं वो एक चारदीवारी जो होती है घर की उसी के भीतर होती हैं, तो इसमें जो गवाह होंगे वो भी घर के ही लोग होंगे, क्योंकि बाहर तक ये बातें नहीं पहुंच पाती, तो गवाही उनकी बहुत ज्यादा मेन हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो घर में जो सदस्य रह रहे हैं। और परिवार के सदस्य उन घटनाओं से सबसे स्वाभाविक गवाह होते हैं। हाईकोर्ट ने माना इस बात को कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सबसे ज्यादा स्वाभाविक गवाह होते हैं। परिवार के सदस्यों की गवाही को इस धारणा पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे केवल वादी के मामले का समर्थन करेंगे। जैसा कि लोअर कोर्ट ने कहा कि ये सद्भावना के आधार पर गवाही दी जा रही है, इसलिए ये माना जाएगा कि ये केवल और केवल जो वादी हैं वो उन्हीं की बात का समर्थन कर रहे हैं। और ये कहते हुए लोअर कोर्ट ने खारिज किया था, जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा स्पष्ट रूप से कहा, ये चीजें आपके अगर कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है तो उन सब चीजों में, सारे ही विवादों में ये जो टिप्पणी है ये आपकी बहुत ज्यादा काम आ सकती है कि गवाही को इस धारणा पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे केवल वादी के मामले का समर्थन करेंगे। पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वे वादी अपीलकर्ता के पूरे साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है। पारिवारिक न्यायालय था उसने इस मामले को पूरी तरीके से इन साक्ष्यों को पूरी तरह से खंडित कर दिया, जबकि पति ने बहुत सारे ऐसे वहां पे साक्ष्य दिए थे, बहुत सारे ऐसे सबूत दिए थे जिनके आधार पर अगर पारिवारिक न्यायालय चाहती तो वो डाइवोर्स की जो डिक्री थी उसे दे सकती थी। इस मामले में हुआ भी क्या था कि जब डाइवोर्स के लिए जब पति अपनी याचिका लगाता है तो पत्नी एक डेट पर तो आती है, लेकिन एक डेट पे आने के बाद से फिर पत्नी दोबारा नहीं आती उस कोर्ट में। जब आप 13(1) में जाते हैं तो वहां पर आप जो एप्लीकेशन लगाते हैं, दूसरी पार्टी जब उसमें हाजिर होती है तो वो दावे की कॉपी को रिसीव करती है। दावे की कॉपी रिसीव करने के बाद से फिर वो उसमें अपना WS फाइल करती है। यहाँ पर क्या हुआ कि पत्नी एक डेट पर गई लेकिन अगली डेट से वो नहीं गई, किसी भी डेट पर अगली डेट से वो नहीं गई, ना ही पत्नी ने अपना WS ही फाइल किया। अगर पत्नी WS फाइल कर देती, यहाँ पर आपको हम क्लियर बता दें, आपका अभी हाल में ही 2-3 मैसेज ऐसे आए थे, कॉल ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने पूछा, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, कि अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स अगर फाइल हुआ है, अगर एक तरफा डाइवोर्स हमारे पति ने फाइल किया हुआ है तो क्या उसमें उसे आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा, क्या उसे आसानी से इसमें तलाक मिल जाएगा। तो देखिए आपको ये चीज इसके माध्यम से हम क्लियर करते हुए चलें, आगे के वीडियो में हम आपको अभी बाकी चीजें भी बता रहे हैं कि डाइवोर्स केस फाइल हुआ, पार्टी जाती है, पार्टी रिसीव करती है दावे की कॉपी, इसके बाद वो अपना WS फाइल करती है। WS फाइल करती है, WS फाइल करने का मतलब होता है कि अगली पार्टी ने जो पार्टी है, जो पिटिशनर है, वो जो कह रहा है रिस्पोंडेंट अब उसका अपना WS फाइल करेगा, मतलब वो बताएगा कि क्या एक्चुअल में हुआ था। इसमें आपकी कुछ एडिशनल अगर स्टेटमेंट है तो आप उसे भी इसमें दे सकते हैं, दे सकती हैं, तो इसके आधार पर फिर आपका केस चलता है। यहाँ पर पत्नी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि पत्नी गई तो, लेकिन दोबारा से वो किसी भी डेट पर नहीं जाती है, WS फाइल नहीं करती है, तो यहाँ जो केस होता है वो एक्स पार्टी की तरफ मूव कर जाता है। एक्स पार्टी का मतलब एक पक्षी कार्यवाही की तरफ वो मूव कर जाता है। जब वो एक पक्षी कार्यवाही की तरफ मूव कर जाता है तो भले ही पारिवारिक न्यायालय से उसे डिक्री नहीं मिलती, जो पति है उसे डिक्री नहीं मिलती, लेकिन पति अब फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ, वो इस डिक्री के खिलाफ वो हाई कोर्ट मूव करता है और वहां पर अपने सारे प्रूफ को रखता है, अपने सारे सफिशिएंट प्रूफ देता है और जिसके आधार पर फिर हाई कोर्ट अपना फैसला देती है। हाई कोर्ट इसमें सारी बातों को कहती है कि इसमें पिता का जो बयान है, जो उनकी गवाही है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि
जो मामला है वो पारिवारिक विवाद से संबंधित मामला है और इसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो एक चारदीवारी के भीतर होती हैं। तो सबसे जो स्वाभाविक गवाह होते हैं पारिवारिक विवादों में, वो सबसे स्वाभाविक गवाह हमारे घर वाले ही होते हैं। तो उनकी गवाही को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? उनकी गवाही के लिए हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये सद्भावना पर बेस है और सद्भावना पर बेस है गवाही, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इस पर हम ध्यान नहीं दे सकते या इसे हम नहीं मान सकते। तो ये सारी चीजें हाईकोर्ट ने कही। हाईकोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा कि सिविल मुकदमों को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर तय किया जाना चाहिए। सिविल मुकदमों को कैसे तय किया जाना चाहिए? संभावना की प्रबलता के आधार पर, कि क्या संभावना हो सकती है, इसकी प्रबलता को देखते हुए सिविल मुकदमों को हल आधार पर तय किया जाना चाहिए। चूंकि जो आपका केस होता है डाइवोर्स का, वो क्या होता है, वो क्रिमिनल केस नहीं होता, वो सिविल होता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हम संभावना पर ही हम बल देंगे। और उचित संदेह से परे सबूत का मानक जो आपराधिक मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामला अगर होता है तो उसमें उचित संदेह से परे सबूत का मानक लागू होता है। मतलब कि उसमें जो संदेह है उससे उचित जा करके, उसके परे जा करके हम मामले का निर्णय करते हैं। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता। सिविल मामलों में हम संभावनाओं पर बल देते हुए और उसके आधार पर उस मामले को हम तय करते हैं। और इस तरह की सारी चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री दे दी। हाईकोर्ट ने ये माना कि पति के साथ क्रुएल्टी की जा रही है और पत्नी अपने पति के साथ बिना किसी कारण के नहीं रह रही और ना ही उसे साथ रहने दे रही है, एक रूम में नहीं रहने दे रही, बहुत समय से दोनों अलग अलग रूम में रह रहे। इस बात का मानते हुए, क्रुएल्टी को मानते हुए, उसे आधार लेते हुए, उसे ग्राउंड लेते हुए हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में डिक्री दी डाइवोर्स की और पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स उसे मिल गया। तो ये सारी बातें आपको भी ध्यान रखनी जरूरी है अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी केस चल रहा है या आप कोई केस करने वाले हैं या करने वाली हैं, इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए तो आप इसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करते हैं, जिस पर आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पे एक फीस बताई गई है, जिस फीस को आप पेड करते हैं तो आपको एक टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी जिस पर आपकी हमसे बात हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, कानूनी कोई भी, अगर आपका कोई भी टॉपिक हो, लीगल कोई भी टॉपिक हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। धन्यवाद।